बच्चों के लिए किस तरह से हो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इसी पर आज मनी मास्टर्स में बात हो रही है जितेंद्र सोलंकी जी से, जो कि स्पेशल नीड बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं, सीएफपी हैं। तो समझिए मनी मास्टर जितेंद्र सोलंकी से कि अगर घर में है एक स्पेशल नीड चाइल्ड, एक दिव्यांग बच्चा, तो कैसे हो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग। एक दिव्यांग बच्चा जब परिवार में होता है तो खर्चे उनके ज़्यादा होते हैं एक दूसरे किसी परिवार के मुकाबले। इसका आकलन कैसे किया जाए कि आगे जाकर किस तरह के फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी तैयारी कैसे वो कर सकते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात इन लोगों को क्या कहेंगे कि आप इसकी तैयारी ज़रूर रखें। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनके एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं। अगर मैं एक अनुमान लगाता हूं तो आमतौर पर फैमिलीज़ के अंदर अगर बच्चे की पढ़ाई एजुकेशन पे हम खर्च कर रहे हैं तो 7 से 10 हज़ार मंथली एक्सपेंस आता है। लेकिन जब स्पेशल चाइल्ड बच्चा होता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप इसका आकलन करें तो लगभग 20 हज़ार मंथली जो है कि एक्सपेंस निकल के आता है। तो फैमिलीज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन खर्चों का आगे कैसे वहन होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इस बात का आकलन किया जाए कि कितनी टोटल राशि की ज़रूरत पड़ेगी। और जो सबसे मूल मंत्र होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, बजटिंग, वो हम फैमिलीज़ को बोलते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा है हमने कि फैमिलीज़ को ये पता ही नहीं होता है कि स्पेशल चाइल्ड बच्चे के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। जो कुछ है वो फैमिली बजट में मेंटेन होता है, तो वो आकलन ही नहीं कर पाते कि इसके लिए हमको कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत जो होती है एक प्लानिंग के अंदर वो बजटिंग से होनी चाहिए, जिसमें स्पेशल चाइल्ड बच्चे का एक अलग से बजट बनना चाहिए। उसमें आप स्पेशल चाइल्ड बच्चे के जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो लिविंग एक्सपेंसेस हो, डॉक्टर विजिट हो, थेरेपीज़ एक्सपेंसेस हो, स्कूलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह से आकलन करके आप उसको अगर मॉनिटर करते हैं तो आप इस बात का आकलन लगा पाएंगे कि उसके लिए कितना खर्च हो रहा है और आगे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर हेल्थ पर काफ़ी फोकस किया कि आपको उसका ख्याल रखना है, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन का भी सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं पढ़ाई की भी बात करना चाहूँगी। अगर हायर एजुकेशन के लिए हम उन्हें भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या एक सामान्य बच्चे के लिए हमारी जो प्लानिंग होगी उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर भी कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, आमतौर पर ज़्यादा कॉर्पस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हर बच्चा उस एजुकेशन लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। बहुत से बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं और एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। हायर एजुकेशन कुछ ही बच्चे ले पाते हैं। तो क्या बच्चा हायर एजुकेशन ले पाएगा, क्या वो ग्रेजुएशन कर पाएगा, क्या वो जॉब भी कर पाएगा? अब कुछ बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं पहुँच पाते। तो एक फैमिली को एक इस बात का आकलन करना ज़रूरी है। और जब वो एक स्पेशल चाइल्ड बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं तो जब बच्चा टीनेज एज पे पहुंचता है तो उनको आइडिया लग जाता है कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट कर पाएगा या इसका आगे जो भविष्य होगा वो कैसे होगा। तो इस बात पे निर्भर करेगा कि आगे खर्चे किस तरीके से होंगे और फैमिली जो है उसको कैसे मैनेज करे। ठीक है, तो खर्चे ज़्यादा होंगे ये तो जितेंद्र जी हम समझ गए। अब इन खर्चों का सामना कैसे करें, किस तरह के निवेश करें, कहाँ पर पैसे जो है आप अपनी बचत को कहाँ रखें, इन बच्चों की ज़रूरत को ये भविष्य में पूरा कर सके। निवेश किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहिए? देखिए, स्पेशल चाइल्ड फैमिलीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्लानिंग या निवेश बहुत अर्ली स्टेज पर हो, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि इनके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। और रिटायरमेंट अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट पे एक फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए अपने खर्चे के साथ साथ स्पेशल चाइल्ड बच्चे का कॉर्पस भी एक्यूमुलेट करना होता है। तो जहां केवल रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं पे अगर स्पेशल चाइल्ड है तो शायद रिटायरमेंट पे 4 करोड़ कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि मुझे ज़्यादा पैसा एक्यूमुलेट करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि निवेश अर्ली स्टेज पर शुरू किया जाए। तो जब निवेश की बात आती है तो निवेश के अंदर जो विकल्प मौजूद हैं, इक्विटी मार्केट्स है, डेट मार्केट है या पीपीएफ है, ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनफैक्ट अगर कोई सैलरीड है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। तो ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए एक अच्छा पैसा एक्यूमुलेट हो सकता है। और मेरी राय में इक्विटी एक्सपोजर लिए बिना बहुत मुश्किल होगा कि एक अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट हो पाए, क्योंकि जब तक आप एक अपने सेविंग के ऊपर अर्निंग नहीं होगी, और जब मैं अर्निंग की बात करता हूँ, अगर इन्फ्लेशन 7% है, यहाँ मेडिकल इन्फ्लेशन हो गया तो वो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, तो अगर मैं 10% से ज़्यादा नहीं कमाऊँगा तो मैं अर्न या कॉर्पस को मैं कैसे एक्यूमुलेट करूँगा। तो इक्विटी में निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फैमिलीज़ के लिए।
क्योंकि जाहिर तौर पर आपको ज़्यादा बड़ा कॉर्पस तैयार करना, तो आपको ये देखना होगा कि आपको कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। और जितेंद्र जी कह रहे हैं इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छे चॉइस हो सकते हैं, जल्दी शुरू करना ये भी बहुत ज़रूरी होगा। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि बीमा को लेकर के, एक स्पेशल नीड चाइल्ड अगर घर में है तो हेल्थ इंश्योरेंस पर किस तरह से फोकस करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी एस्पेक्ट होना चाहिए किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग का? देखिए, बीमा एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि एक डिसएडवांटेज स्टेज रहा है इंडिया में स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि 2020 से पहले स्पेशल चाइल्ड जो होते थे वो बीमा से परमानेंटली एक्सक्लूड होते थे, यानी कि उनके लिए स्वास्थ्य बीमा मिलता नहीं था। अगर स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो यानी कि सारा खर्चे का जो बोझ है वो पेरेंट्स पे आ जाता है। जहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंसेस हाई हैं, वहीं पे अगर स्वास्थ्य बीमा का भी खर्चे का बोझ आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली फैमिली कितनी दुविधा में होती है। लेकिन अक्टूबर 2020 में IRDA का एक मैंडेट आया जिसमें ये कहा गया कि अब इसके बाद डिसेबिलिटी के बेस पर कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस से स्पेशल चिल्ड्रंस को एक्सक्लूड नहीं कर सकती, यानी कि डिसेबिलिटी रीज़न नहीं हो सकता हेल्थ इंश्योरेंस ना देने का। और हमने देखा है उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जहां हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने शुरू किया है स्पेशल चिल्ड्रंस को भी बीमा के अंदर इंक्लूड करने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था जो अक्टूबर 2020 में आया, और आज की डेट में स्वास्थ्य बीमा जो है वो धीरे धीरे अवेलेबल होने लगा है। डिसेबिलिटीज़ के लिए, ऑटिज़म के लिए अवेलेबल है, डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए अवेलेबल है, मेंटल रिटार्डेशन है उनके लिए अवेलेबल है। तो धीरे धीरे अब ये अवेलेबिलिटी होने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा जो है वो एक बहुत बड़ा बोझ होता था। अब इसमें सिर्फ एक जो फैमिलीज़ को ध्यान रखने की बात है वो ये कि जो रेगुलर थेरेपीज़ होती हैं वो इसमें कवर नहीं होती हैं। स्वास्थ्य बीमा का मतलब है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, और जो थेरेपीज़ होती हैं वो OPD के अंदर कवर होती है। तो अभी फ़िलहाल OPD कवर नहीं होता है, और जहाँ भी ये कवरेज अभी अवेलेबल है वहाँ पे प्रीमियम बहुत हाई है। तो लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट स्पेशल चाइल्ड जो है वो स्वास्थ्य बीमा के अंदर इंक्लूड हुआ है, एक कवरेज अवेलेबल है, तो जो बोझ है फैमिलीज़ के लिए वो थोड़ा कम है। अब लेकिन क्योंकि ये एक स्पेशल चाइल्ड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करें, आपने कहा OPD कवर नहीं होता है, मुझे लगता है कि इसको भी कवर किया जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इसे भी अगर शामिल कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों को कुछ थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टेंटली हो सकता है उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं हो पर बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती होगी। OPD जो है अगर आज की डेट में देखें तो सरकार की निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें कवर होता है, लेकिन वो कवरेज 1 लाख तक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में OPD कवरेज जहां इंक्लूड होता है वहां प्रीमियम जो है वो शूट अप कर जाता है। और पहले भी OPD एक्सपेंसेस आए थे, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए नहीं, आम फैमिलीज़ के लिए भी जो है इस OPD एक्सपेंसेस के लिए स्वास्थ्य बीमा आए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई था। और अभी भी यही स्टेज है, अगर कोई कंपनी OPD कवर करती है तो वो प्रीमियम जो है बहुत शूट अप कर जाता है। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी OPD एक्सपेंसेस नहीं है। बट हाँ, ये उम्मीद जरूर है कि धीरे धीरे OPD एक्सपेंसेस भी स्वास्थ्य बीमा में इंक्लूड होने लगेंगे। ठीक है, तो OPD एक्सपेंसेस अभी कवर नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा वहन करने में आपके लिए एक स्वास्थ्य बीमा अगर आप लेंगे एक दिव्यांग बच्चे के लिए तो आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं जितेंद्र जी वसीयत की, एस्टेट प्लानिंग की। ये भी बहुत ही अहम हिस्सा होना चाहिए जब आपके घर में एक दिव्यांग बच्चा है। देखिए, 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं एस्टेट प्लानिंग के जब हम बात करते हैं। पहला ये कि पेरेंट्स के बाद कौन बच्चे की देखरेख करेगा, कौन उसका गार्डियन होगा, बच्चा कहाँ रहेगा, किसी रेजिडेंशियल केयर में रहेगा, और अगर कहीं रहेगा भी तो सबसे बड़ी बात कि कौन उसका नेक्स्ट लीगल गार्डियन होगा, ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और वसीयत इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपने बाद कौन उसका लीगल गार्डियन होगा ये पेरेंट वसीयत में ही अपॉइंट करते हैं। और दूसरी बात, पेरेंट्स ने जितने भी एसेट्स एक्यूमुलेट किए वो किस तरीके से उस स्पेशल चाइल्ड के केयर को मैनेज करेंगे, ये पेरेंट्स एक वसीयत में ही लिखते हैं। मसलन कि अगर प्राइवेट ट्रस्ट बनेगा तो एसेट जो है ट्रस्ट के अंदर जाएंगे, और अगर ट्रस्ट नहीं बनेगा, लीगल गार्डियन होगा वो मैनेज करेगा तो वो भी वसीयत में लिखा जाएगा। तो वसीयत एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर वसीयत नहीं है तो जो सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी स्पेशल चाइल्ड का जिक्र नहीं है, तो वो एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इसलिए वसीयत लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो 5 बिंदु जिस पर आज जितेंद्र जी ने फोकस किया, मैं एक रैप अप कर देती हूँ। पहला कि खर्चों का आकलन करें, क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। आप अगर सोच रहे थे कि आपको रिटायरमेंट में
शायद 2 करोड़ से काम चल जाएगा। तो अगर घर में एक स्पेशल नीड चाइल्ड है तो 4 करोड़ की व्यवस्था आपको करनी होगी। दूसरा, कहाँ निवेश करें, क्योंकि महंगाई को मात देना है तो इक्विटी से जुड़े निवेश जो होते हैं वहाँ पर आपको निवेश शुरू करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निवेश शुरू करें ताकि लंबा समय मिले। तीसरी बात, स्वास्थ्य बीमा ज़रूर होना चाहिए ताकि हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को वहन करने में आपकी मदद हो सके, जिसमें ओपीडी का कवर अभी स्पेशल नीड चाइल्ड्स के लिए नहीं मिलता है। वसीयत बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि आपके बाद भी बच्चे का ख्याल रखा जाए, इसीलिए वसीयत बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको इम्पोर्टेंस ज़रूर दीजिएगा।